तो नाइट्रोजन जो हम लोग आज पढ़ेंगे ना, इस नाइट्रोजन में सबसे पहला चीज कि नाइट्रोजन जो होता है ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। अदर ग्रुप 15 एलिमेंट से हट के थोड़ा सा ये बिहेवियर शो करेगा। और उसके पीछे रीजन क्या है हम चाहते हैं, अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, आंसर देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि पिछले क्लास में भी बोले थे जितना ज्यादा डिस्कशन होगा उतना अच्छा रहेगा। सर उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं है शायद, इसलिए वो एकदम एनॉर्मस सही। p ऑर्बिटल। एक ये आंसर सही है कि उसके अंदर डी एब्सेंट है। और कुछ सर हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल सर। तो वो तो पूरा ग्रुप 15 का है ना शुभजीत, हाँ सर। तो बाकी से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और चलिए ठीक है, सुनते हैं। नाइट्रोजन का जो साइज होता है ना वो छोटा होता है, और नाइट्रोजन का साइज छोटा अगर हो गया तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, ठीक है। किसी भी एटम का साइज अगर छोटा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होता है। तो बाकी जितना भी ग्रुप 15 एलिमेंट्स है जो कि ग्रुप में इसके नीचे है, उन सब से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई है। उन सब के कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। हम कंपैरिजन ऑक्सीजन से नहीं कर रहे हैं, हम फ्लोरीन से नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग ग्रुप का एलिमेंट है। मगर नाइट्रोजन जिस ग्रुप से बिलोंग करता है दैट इज ग्रुप 15, उस ग्रुप 15 में जो नाइट्रोजन के नीचे का एलिमेंट है उससे बहुत ज्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इस कारण से इसका एक एनोमलस बिहेवियर होता है। दूसरा आप बताएं कि इसमें डी एब्सेंट होता है। तीसरा और कोई कुछ बोल सकता है? ट्राई कर सकते हैं अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। सही गलत तो वो बात की बात है ना, ठीक है, उससे क्या लेना। एक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। और अभी अभी हम है ना बोल चुके थे, मगर शील्डिंग इफेक्ट। क्या सुभजीत? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इसमें मायने नहीं रखेगा, ठीक है। आप उसी चीज को ऐसे कह सकते हैं कि आप ये जानते हैं क्या होता है। दूसरा चीज लिखना था हमको, थोड़ा जगह हम यहाँ कम रखते हैं। हम आपको लिख के दिखाते हैं, आप में से पढ़ा तो सब, जिसको याद होगा तो याद होगा। कभी पढ़े थे ये चीज? हाँ सर, चार्ज बाय रेडियस रेशियो। यस कहाँ सर। पढ़े थे दीक्षा? सर हम लोग वो इसमें पढ़े थे, 11th क्लास में पढ़े थे चार्ज बाय, वो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद पढ़े थे, ऐसे एकदम याद नहीं। आप 3 चैप्टर में पढ़े इसको। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं, आप इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ते हैं, आप इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं। 3 जगह ये आता है, ठीक है। ये जो जेड इफेक्टिव होता है ना, वैसे एक तरीके से सुभजीत है ना सील्डिंग इफेक्ट बोल रहा था, मगर सील्डिंग नाम यहाँ नहीं आता है ना, ये जेड इफेक्टिव हो जाता है। इट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट इज द चार्ज बाय रेडियस रेशियो। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई होता है इसका, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई होता है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। तो ये जो है ना 3 पॉइंट, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका हाई होता है बाकी सबसे, बाकी सब के कंपैरिजन में इसमें डी नहीं होता, बाकी सब के कंपैरिजन में इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है या चार्ज बाय रेडियस रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस कारण से नाइट्रोजन का जो बिहेवियर होता है वो बाकी सबसे डिफरेंट होता है, एबनॉर्मल होता है, ठीक है। तो अभी है ना जो भी कॉज मिलेगा वो देख रहे ABCD करके लिखा हुआ है कि हाँ ये नाइट्रोजन करता है बाकी सब नहीं कर सकता है। उन सब के पीछे कारण केवल यही 3 में से कोई एक होगा या तीनों होगा, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन इज अ गैस व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड। इसके पीछे कारण क्या है ना कि नाइट्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जो N2 का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावे और कोई भी डाई एटॉमिक नहीं होता है, डाई एटॉमिक नहीं होगा। अब सोचिए अगर डाई एटॉमिक है और उससे हैवी टेट्रा एटॉमिक है, टेट्रा मतलब कितना 4, ठीक है, 4 मतलब कितना 2। 2। तो कारण क्या होता है ना कि नाइट्रोजन एक गैस होता है, इसका रीजन ये है कि जब N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है तो ये इनर्ट नेचर का होता है। आपको याद है पिछले क्लास में बताए थे,
यस सर। ये Yes, इनर्ट sir. नेचर का होता है और साइज में छोटा होता है। आपको हम इस बात को समझा दें ऐसे, मान लीजिए जैसे 3 बॉन्ड का बात है, ठीक है, तो ये ना नाइट्रोजन काफी स्ट्रांगली हेल्डेड होता है, काफी स्ट्रांगली हेल्डेड होता है। तो देखिएगा, ठीक है, ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, जब ये ओवरलैप किया तो न्यूक्लियस काफी करीब आ गया, साइज छोटा हो गया। N2 बनने के बाद भी साइज क्या होता है, छोटा रहता है। N2 बनने के बाद भी साइज क्या होता है, छोटा रहता है। और साइज अगर छोटा हो गया, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वहां पे वैंडरवाल फोर्स कम होगा। हाँ सर, यस सर, यस सर। क्या सबको बात समझ में आई जो बोल रहे हैं? नहीं। देखिए, जैसे ये दोनों अगर ओवरलैप ऐसे करेगा तो आप देख रहे हैं कांटेक्ट सरफेस एरिया ज्यादा है, हाँ सर, और अगर हाँ, ऐसे sir. ओवरलैप करेगा कम है। कांटेक्ट सरफेस एरिया कम है। अब Yes, बताइए, sir. जब कांटेक्ट सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है, वैंडरवाल फोर्स कम होगा, वैसे केस में सॉलिड बनाएगा, लिक्विड बनाएगा, गैस बनाएगा, क्या बनाएगा? गैस। Sir, गैस। yes. और हाँ, अगर गैस। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कांटेक्ट सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो उस समय क्या सॉलिड बनाएगा? तो, सॉलिड सॉलिड। सर, सॉलिड। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो फिजिकल स्टेट होता है ना, या किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का फिजिकल स्टेट होता है, उसमें मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मॉलिक्यूलर फोर्स, नॉट एटॉमिक फोर्स। हम यहाँ नहीं बात कर रहे हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड का, हम डिस्कशन कर रहे हैं N2 और N2 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। तो क्योंकि N2 का साइज काफी छोटा, इस कारण से कांटेक्ट सरफेस एरिया कम, इस कारण से जो इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज सिंपली वैंडरवाल फोर्स, वो कम होता है। और कम होने के कारण नाइट्रोजन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैसेस स्टेट में। यहाँ कौन मैटर कर गया, यहाँ इसका रेडियस मैटर कर गया, इसका साइज मैटर कर गया, ठीक है। और कौन मैटर कर गया, इसका जेड इफेक्टिव मैटर कर गया, ठीक है, क्योंकि काफी स्ट्रांगली एक दूसरे को बाउंडेड करके रखता है, बाउंड करके रखता है, बाइंड करके रखता है, इसलिए साइज क्या होता है, छोटा। आप कभी घर पे लड्डू बनाए, लड्डू? हाँ सर, हाँ सर, बूंदी का। उसको, हाँ बूंदी का, उसको हाथ में लेके ऐसे ऐसे है ना, हम लोग घुमाते रहते हैं और दबाते रहते हैं। कारण क्या है कि हम उसको है ना चाहते हैं कि वो क्लोज पैक्ट हो जाए। क्लोज पैक्ट मतलब सॉलिड स्टेट है, हम उसको चाहते हैं कि क्लोज पैक्ट हो जाए। अगर आप उसको अच्छे से नहीं दबाइएगा तो वैसे केस में क्या होगा, वो जैसे रखिएगा बिखर जाएगा, ठीक है। तो आप जो ऐसे दबा रहे हैं ना, तो क्या करना है कि हर एक छोटा जो पार्ट है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरा कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया कम हो गया, लड्डू लिए और कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ऐसा है, बताइए तो लड्डू गोल बनेगा कि बिखर जाएगा? बिखर जाएगा। बिखर जाएगा। कारण हर जगह पे काम कौन करेगा मॉलिक्यूलर फोर्स में, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया। तो क्या सर नाइट्रोजन लड्डू होता है? नहीं, ठीक है, वो अलग चीज है। अब कोई बोलेगा नाइट्रोजन देख के आए हैं, तो हम लोग मान लेंगे क्योंकि हम लोग तो नहीं देखे। इस कारण से आपको अगर कोई भी पार्ट समझना होता है तो वो फिजिकल प्रोसेस से समझ सकते हैं, केमिकल प्रोसेस करना मुश्किल है। जब आप पढ़ रहे होते हैं उस समय केमिकल रिएक्शन आप ना करवा सकते हैं, ना ही केमिस्ट्री को देख सकते हैं। केमिस्ट्री को फील कर सकते हैं किसके आई से, फिजिक्स के आई से, ठीक है। फिजिक्स जो काम करेगा, केमिस्ट्री वहां पे है ना बस केमिकली वही काम करेगा, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे समझ में आया क्यों N2 जो होता है वो गैस होता है और बाकी सब क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या आप में से किसी को दिक्कत है कि सर फास्फोरस सॉलिड कैसे हो गया? तो साइज बड़ा है। कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है। देखिए सामने है, N2 है और P4 है, दिखा आपको कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया देखिए कितना बड़ा, ठीक ये है। सर ज्यादा है इसका। इस कारण से इस ये कौन से फॉर्म में रहता है, सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये फास्फोरस। चलिए अगला क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज डाइएटॉमिक। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में, है ना, कि नाइट्रोजन एटम इज डाइएटॉमिक while molecules of phosphorus, arsenic, antimony are tetraatomic and that of bismuth is monoatomic। बिस्मथ के मोनोएटॉमिक होने के पीछे कारण क्या है? आप चाहे तो बता सकते हैं।
ट्राई आप करते नहीं, बोलिएगा आप बिस्मत सर देखे नहीं, हम कौन देख के आए? हाँ, ये आपको दोनों अलग अलग टाइप का दिख रहा है फिगर। देखिए ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है, ये दोनों नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हो गया, और ये बिस्मत हो गया। यहाँ पे क्या आपको बिस्मत के केस में ओवरलैपिंग दिख रहा है? नो यस सर। सर, नहीं, नो सर, नहीं सर। वो एक दूसरे को जस्ट ऐसे टच कर रहा है। आपको याद है सॉलिड स्टेट में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़ते थे आप, हाँ यस हाँ, सर। यस सर। ठीक है, और गैसियस स्टेट में आप पढ़ते थे या केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते थे ओवरलैपिंग ऑफ एटम्स, हाँ सर, साइडवाइज और वो हेड टू हेड हेड। में। हाँ, तो जस्ट ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग किसके केस में होता है? नाइट्रोजन के केस में होता है। ओवरलैपिंग और किसके केस में होता है? फास्फोरस के केस में होगा, आर्सेनिक के केस में होगा, एंटीमनी के केस में होगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे ओवरलैप कर गया, यहाँ पे क्या हुआ? एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। मगर जब बिस्मथ और बिस्मथ जस्ट एक दूसरे को ऐसे टच करता है, तो उस समय कौन सा फोर्स काम करता है? मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप पढ़े हैं, बताइए कहाँ पढ़े हैं? सर सॉलिड स्टेट में सर। मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे मेटालिक फोर्स काम करता है किसके? बिस्मथ और बिस्मथ के बीच में। तो क्योंकि बिस्मथ का एक एटम कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन को लेके बिस्मथ के दूसरे एटम से एकदम सेपरेट है, इस कारण से बिस्मथ कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जैसे हम आपसे पूछेंगे कॉपर, तो कॉपर का फॉर्मूला आप क्या बोलिएगा? Cu बोलिएगा कि Cu2 बोलिएगा? सर Cu बोलेंगे सर, Cu, कॉपर ही लिखते है ना? हैं। Cu। तो कॉपर है, आयरन है, या जो भी वैसा है ना मेटल है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जो भी मेटल, सबका सब कैसा होता है? मोनोएटॉमिक फॉर्म में होता है, ठीक है, सब मोनोएटॉमिक। एग्जैक्टली वैसे ही बिस्मथ भी कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मोनोएटॉमिक। क्या आपको समझ में आया? नाइट्रोजन का डाई, बाकी तीनों का टेट्रा, और बिस्मथ का मोनोएटॉमिक नेचर। कोई आपसे ये पूछ दिया कि नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि बिस्मथ भी ग्रुप 15 का एलिमेंट है मगर मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक्सप्लेन व्हाई? क्या सर आंसर बिकॉज देंगे वो आप? ओवरलैप नहीं करता। यस सर। आप मेंशन कर सकते हैं बिस्मथ बिस्मथ overlap कंटेन नहीं करता है। नेचर ऑफ टिपिकल मेटल, बिस्मथ कंटेन नेचर ऑफ टिपिकल मेटल, hence it form metallic bond with another bismuth atom which does not overlap, hence bismuth exists in monoatomic form। ठीक है, अगर बाय द वे आपसे पूछा गया कि N2 जो है वो N2 के फॉर्म में होता है, मगर फास्फोरस जो है वो P4 के फॉर्म में क्यों होता है, जबकि दोनों ग्रुप 15 का एलिमेंट है? नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, मगर फास्फोरस जो है वो P4 के फॉर्म में क्यों होता है, जबकि दोनों सर कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया उसमें ज्यादा है। नहीं, ये नहीं ना, वो तो फॉर्म करने के बाद कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ता है ना। तो उसी में स्टेबल है सर। तो फॉस्फोरस में भी ऑर्बिटल होता है तो ज्यादा बॉन्ड बना पाता है। नहीं जानते हैं ऋषिकेश, या ऋषिकेश का ही आंसर था ना? किसका आंसर था? सर शाहिद का था सर। वो शाहिद का आंसर था। शाहिद का आवाज बदल बदल के बोलता है, जानते हैं? देखिए आवाज बदल के नहीं बोल रहे। ये जो है ना फास्फोरस और अपने पास नाइट्रोजन, इन तीनों में दोनों में देखेंगे शायद फास्फोरस भी 3 बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें एक्सपेंशन ऑफ डी जो है वो तो कुछ मायने नहीं रख रहा है ना, या डी का प्रेजेंट या एब्सेंस कोई मायने नहीं रखता है। इसके पीछे कारण क्या है ना कि नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के अनस्टेबल, नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने का मतलब है तुरंत टूट जाएगा, ठीक है, तुरंत टूट जाएगा। हाँ सर, इनके लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा है इसलिए। हाँ, कारण है कि साइज छोटा है
इस कारण से लोन पेयर भी है ना एक दूसरे के काफी नजदीक होगा और इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के काफी करीब होगा, इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्सन काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, तो बॉन्ड क्या होगा, तुरंत ब्रेक कर जाए। मगर फास्फोरस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फास्फोरस का साइज बड़ा होता है ना। साइज बड़ा होने का मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस के बीच का सेपरेशन भी बढ़ गया और लोन पेयर बीच का सेपरेशन भी बढ़ गया। तो अगर सेपरेशन ज्यादा है तो वैसे केस में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो, मगर साइज छोटा होने के कारण रिपल्सन काफी ज्यादा इफेक्टिव। और मान लीजिए अगर इतना छोटा छोटा दो एटम है एक दूसरे पे ओवरलैप किया, इतना छोटा छोटा ओवरलैप किया, ठीक है, और अगर इसमें रिपल्सिव फोर्स इफेक्टिव हो गया और ये दोनों ऐसे सेपरेट हो गया रिपल्सन के कारण, तो अब क्या बोलेंगे, N2 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं, ठीक है, क्योंकि नहीं कर एटम रहा है। एटम से सेपरेट हो चुका है, ठीक है। इस कारण से नाइट्रोजन इज नॉट कैपेबल टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड विथ अनदर नाइट्रोजन एटम, हेंस नाइट्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट with 3 bond with another nitrogen atom, but due to large size of phosphorus it can form single bond with another phosphorus atom, hence nitrogen exists as N2 whereas phosphorus can exist like P4, ठीक है, समझ रहे हैं, यही सब आंसर आपको करना होता है। एक मिनट केवल रुकिएगा, एक फोन आया हुआ है कि नाइट्रोजन क्यों N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बिस्मथ मोनो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप इसको क्वेश्चन बना के अपने से कॉपी पे आंसर लिख लेंगे? हाँ सर। ठीक है, यस सर। एकदम लिख लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आता है ये चीज। हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेप्ट NF3 आर हाईली एक्सप्लोसिव, ठीक है, ये एक्सप्लोसिव नेचर जो होता है, ये जो एक्सप्लोसिव नेचर होता है बेसिकली, ठीक है कि ये केमिकल रिएक्शन के कारण ही एक्सप्लोसिव होता है, मगर इसमें फिजिक्स का बहुत ज्यादा हाथ होता है, ठीक है। वैसे ये बोला गया कि NF3 को छोड़ के बाकी जितना भी है लाइक NCl3 या NBr3, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का है। एक्सप्लोसिव मतलब क्या, हमेशा पटकेंगे तो बम की तरह फूट जाएगा? नहीं सर, एक्सप्लोसिव मतलब शायद वो रिएक्ट करेगा सबसे। क्या होता है? नहीं सर, कुछ नहीं। और कोई कुछ ट्राई करना चाहेगा? आपको मीनिंग पता होना चाहिए। के बाद हीट प्रोड्यूस करे सर। सब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो, कब? रिएक्शन के जब टाइम रिएक्शन करेगा। एकदम ठीक, एकदम सही। कहने का मतलब ये हो गया कि जब कभी भी NX3 रिएक्शन करेगा, वो रिएक्शन हमेशा और हमेशा क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक होगा। वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। आप अभी बोले ना हीट प्रोड्यूस करेगा सर, ठीक है, इसका मतलब हीट रिलीज करेगा, मतलब वो रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। NX3 का रिएक्शन जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, और NF3 के केस में केवल वो मतलब हीट जो रिलीज होगा वो कम होगा, बाकी सब के केस में काफी ह्यूज अमाउंट में हीट रिलीज होता है। इस कारण से ये क्या कहलाता है कि ये हाईली एक्सप्लोसिव, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का। कारण इसके पीछे देख रहे हैं क्या, N और Br जुड़ा हुआ है, यहाँ से कुछ पता चल रहा है क्या? बहुत अनस्टेबल बॉन्ड है, बहुत अनस्टेबल बॉन्ड, ठीक है। बहुत अनस्टेबल कहने का मतलब आप ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए जैसे कभी आप तीन बड़ा बड़ा चीज साइड में अरेंज कर दिए, बीच में खाली जगह रह गया। हम बता रहे हैं कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखा दें। आप ये वैसे सॉलिड स्टेट में पढ़े, हम सॉलिड का एग्जांपल ले रहे हैं इस जगह पे। मान लीजिए ये ऐसे, ये ऐसे, और ये क्या है पता है, ये तीनों ब्रोमीन, और यहाँ बीच में एक छोटा सा नाइट्रोजन बैठा हुआ है, बीच में एक छोटा सा नाइट्रोजन बैठा हुआ है। तो देखिए, तो ब्रोमीन और ब्रोमीन एक दूसरे को काफी स्ट्रांगली रिपेल कर रहा है,
यस सर हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि छोटा सा नाइट्रोजन इतने बड़े बड़े को कैसे वो संभाल के रखेगा। नहीं नहीं, वो नाइट्रोजन के पास उतना तो एबिलिटी है ना, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो उसको है ना बाउंड करके रख सकता है, मगर ये खुद में डिस्टर्ब है बाकी सब। ठीक है, बाकी सब खुद में डिस्टर्ब है। हम आपको उसका है ना जनरल प्रोसेस दिखा देंगे अभी। अभी बस है ना साइज मैटर कर रहा है यहाँ पे आपके पास। ब्रोमीन और ब्रोमीन काफी कंजस्टेड, इस कारण से एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर एक दूसरे को रिपेल करेगा इसका मतलब अनस्टेबल है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा जगह में है ना 4 आदमी को डाल दिए, ठीक है। अब 4 आदमी में क्या हुआ कि वो 3 ही आदमी था और एक तो चूहा था, ठीक है। तो क्या चूहे को प्रॉब्लम होगा? नहीं सर। मगर आदमी लोग को प्रॉब्लम होगा। वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करेगा और हो सकता है गेट तोड़ ताड़ के बाहर भी निकल जाए, ठीक है। ये भी होता है। बस वही लोग है ये ब्रोमीन। तो क्योंकि ये काफी ज्यादा अनस्टेबल खुद के रिपल्सन के कारण, ठीक है, इस कारण से ये बहुत जल्दी टूट के बाहर निकलना चाहता है। तो अगर इसको थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फैक्टर सपोर्ट कर जाए, ये तुरंत बाहर निकलेगा। अगर तुरंत बाहर निकला तो कहीं ना कहीं जाके जुटेगा भी। वैसे केस में पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सप्लोसिव। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है कि हाईली एक्सप्लोसिव। अब दूसरी बात आपको समझाते हैं। नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? सर सेकेंड। दोनों सेकेंड पीरियड, मतलब समझ रहे हैं, एक लेवल का है दोनों। आप देखिए नाइट्रोजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन थर्ड का हो गया, ब्रोमीन फोर्थ का हो गया, आयोडीन फिफ्थ का हो गया, ठीक है। तो क्या होता जा रहा है कि जो उसका ब्रांच एटम है उसका साइज बड़ा होता जा रहा है, और साइज बड़ा होने के कारण उन सब के बीच में आपस में काफी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, और इसलिए NH3 अदर देन NF3 बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। इसलिए इसका रिएक्शन भी ना हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। क्या आपको समझ में आया? एक्सप्लेनेशन अगर पूछेगा तो दे दीजिएगा। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते, यही सब करना है, बाकी क्या। नाइट्रोजन तो ऑलरेडी ये सब काम करके बैठा हुआ है ना, हम लोग को सीखना है कि ये क्यों करता है और कैसे करता है। आइए N2O3, इट इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। उसके बगल में N2O5, ये भी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अभी अभी कोई हमको आंसर दिया था कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सर +5, और शुभजीत पूछा कि सर कैसे होगा +5। शुभजीत यहाँ कोशिश करें हम लोग +5 का। सर समझ गए। ठीक, तो N2O3 और N2O5 आर मोनोमेरिक। मोनो एटॉमिक नहीं, मोनोमेरिक। मोनोमेरिक मतलब वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। सर नहीं पता सर। हाँ, नहीं पता। सॉल्यूशन में पढ़े थे आप एबनॉर्मल मोलर मास? हाँ सर पढ़े थे। तो वहां पे सर बताए होंगे कि जो CH3COH होता है वो हमेशा डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं यार। पॉलीमर का नाम सुने? पॉलीमर, हाँ सर, जब एक से ज्यादा साथ में जुड़ता है तो पॉलीमर बनता है ना। अब पॉलीमर इसका पार्ट है नहीं तो हमको साइड में थोड़ा सा समझाना होगा। चलिए देखिए, मान लीजिए जैसे अपने पास कौन है C♭C, और यहाँ एक H लगा, यहाँ एक H लगा, इस प्लेस पे एक H लगा, इस प्लेस पे एक H लगा, ठीक है। ये क्या है? तो इथीन है सर। इथीन है सर। ये वाला बॉन्ड जो है ना ये ब्रेक हो गया, तो एक इधर से इलेक्ट्रॉन, एक इधर से इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। कहने का मतलब है अगर हम चाहें तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, बॉन्ड ओपन, बॉन्ड ओपन, दिखा ऐसे, ठीक है। अगर यही वाला मॉलिक्यूल ढेर सारा बार आ जाए, मतलब बहुत बहुत टाइम रिपीट कर जाए, तो ये कहलाया एक मॉलिक्यूल जो है इट इज कॉल्ड मोनोमर। इट इज कॉल्ड मोनोमर। और क्योंकि ये एन टाइम एग्जिस्ट कर गया ना, इट इज कॉल्ड पॉलीमर। पॉलीमर, ठीक है। अगर मान ले मतलब रहे हैं सर ब्रेक मोनोमर, बस, मतलब सर बॉन्ड सिर्फ ब्रेक हो जाएगा तो वो पॉलीमर हो जाएगा? नहीं नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको इसको दिखा देंगे, ठीक है। बस अभी वर्ड को थोड़ा सा फैमिलियर करा देते हैं, फिर उसके बाद दिखा देंगे ये बनेगा कैसे, ठीक है।
जैसे एक मॉलिक्यूल अगर है तो उसको मोनोमर बोले, 2 मॉलिक्यूल होगा उसको डाइमर कह सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल होगा उसको ट्राइमर कह सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि मल्टीपल के लिए वर्ड यूज कर देते हैं कौन सा, पॉलीमर। ठीक है, अच्छा ये इथीन है, उसके आगे लगा दीजिए पॉली, क्या बन जाएगा ये, पॉलीथीन। पॉलीथीन। हम लोग यूज करते हैं ना। हाँ सर। अरे हाँ, अच्छा यही है पॉलीथीन सर। हाँ यही बना है पॉलीथीन। ठीक है, जो हम लोग पॉलीथीन कैरी बैग यूज करते हैं ना, ठीक है, वो यही रहता है। आप उसको है ना देख सकते हैं, यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही एक अकेला है ऐसा, ठीक है, बहुत सारा है, जैसे जैसे आएगा हम आपको बताते चलेंगे। आप उसको नेकेड आई से देख सकते हैं, ये काफी मीटर लंबा हो सकता है, ये कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल के साथ ये बात इतना है ना जनरल नहीं होता है कि वो मीटर और सेंटीमीटर में मेजर हो रहा है। ठीक है, मगर पॉलीथीन जो है वो ऐसा पॉलीमर है जो कि आराम से मेजर किया जा सकता है। अब देखिए दीक्षा, आप जो पूछ रहे थे, ये CH2 है ना, हाँ सर। CH2 इसका बॉन्ड एक निकला, एक इधर निकला, ये हुआ मेरा एक मोनोमर। फिर से यहाँ पे बनेगा CH2, ये एक और मोनोमर। देखिए अभी तक ये डाइमर बना चुका है ना। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा। तो क्योंकि ये काफी लंबा होता है, जब तक कैंची से काटेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर कहते हैं। समझ में आ गया पॉलीमर कैसा होता है। यस सर, समझ गया। ये सर समझ गए सर। ठीक है, अभी हम है ना उसी पे बात कर रहे थे, सर जैसे थोड़ा सा सर वो साइड करिए ना सर, थोड़ा सा स्लाइड प्लीज। ये वाला जो अभी लिखे थे पॉलीमर वाला। हाँ 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 सर, एक सेकेंड सर रुकिए थोड़ा। ओ हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर, हो गया। देखिए यहाँ पे है कि N2O3 और N2O4 जो होता है वो मोनोमेरिक होता है। क्या आपको समझ में आया, अकेला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। हाँ सर। while ट्राईऑक्साइड्स एंड पेंटाऑक्साइड ऑफ फास्फोरस, देख रहे हैं यहाँ पे बात किया जा रहा है, हम हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पे बात किया जा रहा है। 3 ऑक्सीजन मतलब ट्राईऑक्साइड, यस 5 सर। ऑक्सीजन मतलब पेंटाऑक्साइड। जो फास्फोरस और आर्सेनिक और एंटीमनी का ट्राईऑक्साइड या पेंटाऑक्साइड होता है ना, वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो डाइमेरिक, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो नाइट्रोजन का ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड है वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोनो के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये इसका एक एनिमलस बिहेवियर हो गया। पता है यहाँ पे एक बात है ना, थोड़ा हिडन रखा गया है। हिडन क्या रखा गया है वो हम आपको समझाते हैं। नाइट्रोजन का भी एक ऑक्साइड है जो कि डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। NO2 अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, NO2 अकेला मतलब मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। जब आप 2 N2 को मिलाइएगा ना तो ये बनाएगा N2O4। पूरे के पूरे केमिस्ट्री में अगर किसी का फ्री एग्जिस्टेंस है तो वो N2O4 का फ्री एग्जिस्टेंस है। NO2 कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी कि नाइट्रोजन का भी एक डाइऑक्साइड है जो कि मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो जब एग्जिस्ट करेगा तो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मगर यहाँ पे मेरे पॉइंट में लिखा ही है ट्राई और पेंट, इस कारण से हम है ना इस डाई का अभी डिस्कशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि नाइट्रोजन का जो ट्राईऑक्साइड है या पेंटाऑक्साइड है वो मोनोमेरिक फॉर्म में जैसे लिखा है वैसे ही एग्जिस्ट करेगा। मगर जो फास्फोरस का ट्राईऑक्साइड है वो P4O6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब आप समझते हैं, 2 P2O3 मिला होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, 2 P2O3 मिला, हाँ यस सर। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, उसका डाइमर एग्जिस्ट। मगर इसका जो डाइमर है ये एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली वैसे ही आप किसके लिए, पेंटा के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि सर क्या ये हेक्सा ऑक्साइड नहीं है, नहीं, ये कौन है, ये ट्राईऑक्साइड। क्योंकि इसका थोड़ी देर तक एग्जिस्टेंस होता है, मगर ऐसा नहीं है कि आप उसको बोतल में बंद करके रखेंगे। आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से डाल रहे हैं P2O3 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 बोतल के अंदर, और बोतल का ढक्कन बंद करके कहीं लेके गए, और जब वहां निकालना स्टार्ट करेंगे तो क्या निकलना स्टार्ट होगा, P4O6। क्या निकलना स्टार्ट होगा,
P4 सर O6 P4O6। समझे क्या? हाँ सर। अब मान लीजिए जैसे हम आपको फिर से फिजिकल में बताते हैं, सब कोई नहीं समझा कि सर क्या बोले। हम बोले ना कि एक बोतल में आप क्या किए, पानी रखे हैं, पहले पानी डाले, फिर उसके बाद ऊपर से चीनी डाले। अब बताइए, तो जब थोड़ी देर बाद कहीं जाइएगा तो पहले चीनी निकाल लीजिएगा और बाद में पानी डाल दीजिएगा, नहीं sir. सर, ऐसा नहीं। वो तो शरबत बन गया। ठीक है, हाँ सर। तो वही हम बोल रहे थे अभी कि अगर आप किसी बॉटल में P2O3 बोल के डाल रहे हैं, मान लेते कोई आपको बोला कि लो P2O3 आप लिए और डाल, फिर P2O3 डाल दो, ठीक है। और जब आप दूसरी जगह गए डिलीवरी देने के लिए, तो वहां पे आपसे मांगा P2O3, क्या आप P2O3 निकाल के दे पाइएगा? No, नहीं sir. सर, तो इसमें कन्वर्ट हो चुका होगा सर P4O6 में। P4O6 में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, हाँ सर। तो ऐसा ही होता है किसके साथ, ट्राईऑक्साइड और पेंटॉक्साइड के साथ। अच्छा, ई नंबर पॉइंट पे, इट इज केमिकली इनर्ट। इट मतलब कौन? N2, ठीक है। N2 इज इनर्ट इन नेचर, ये तो हम लोग देखे थे, लेस के पैकेट में भी देखे थे, है ना। और दूसरा बात, अगर नाइट्रोजन डाल दिया जाए ना टायर में, टायर जानते हैं ना, ये जो गाड़ी का टायर होता है, हाँ सर, गाड़ी का टायर ना, गंदा वाला। अगर उसमें नाइट्रोजन डाल दिया जाए, थोड़ा महंगा मिलता है, जो ट्यूबलेस है उसके पंचर होने का चांस जो है ना, वो 75% कम हो जाता है, ठीक है। मगर हर एक आदमी N2 अफोर्ड नहीं कर सकता, और किसी से अगर बोलिएगा कि आप हवा भराने आए हैं और आप आके 500 रुपया दीजिए, कोई देगा? सब 5 रुपए 10 रुपए देता है, ठीक है। Yes. इसलिए नाइट्रोजन है ना, सबकी गाड़ी में नहीं होता है। मगर जो जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या कर सकता है, तो वो नाइट्रोजन को फिल करवाते हैं। अगर नाइट्रोजन आप फिलअप करवाते हैं, तो वैसे केस में जो भी ट्यूबलेस टायर होता है, उसके पंचर होने का चांस 75% कम हो जाता है। ट्यूबलेस तो ऐसे भी कम ही पंचर होता है, मगर नाइट्रोजन भरा लेने के बाद पंचर होने का चांस एकदम कम रहता है। आप समझ सकते हैं कि किसकी गाड़ी में एसेंशियली ये डाला जाता है, उनसे बिना पूछे, ठीक है। जो भी वीआईपी पर्सन होते हैं, उनकी गाड़ी में इसी को डाला जाता है, ठीक है। ये काम करता है ऐसे। तो हम लोग कहाँ लेज में भी देखते हैं, और ये कहाँ KFC में भी मिला था पिछले क्लास में, और आज कहाँ मिला, ये टायर के अंदर भी मिला, है ना। ठीक है, देखिए, इट इज केमिकली इनर्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, अदर एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल। ये तो स्ट्रक्चर बनेगा तो आप शायद समझ जाएंगे, ऐसा कि फास्फोरस है, इस टाइप में एग्जिस्ट कर रहा है फास्फोरस। यही बोला गया ना, एक बार पढ़ लीजिए और दोनों फिगर देख लीजिए, ठीक है। एक बार पढ़ के दोनों फिगर देख लीजिए आराम से, हम यही हैं। सर हाँ बोलिए ना। सर वो हमको एक चीज पूछना था कि सर हमारे जो बायोलॉजी लैब में जो रहता है, जो जिसमें कीड़े मकोड़ों को रखते हैं सर, उसमें क्या सर वो लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं उसको? मतलब आप क्या पूछ रहे हैं, वो स्लाइड बोल रहे हैं जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, या वो नहीं नहीं, स्लाइड नहीं सर, मतलब जिसमें ना मरे हुए जानवर को ऐसा शो पीस के लिए लिक्विड, मतलब कुछ एक लिक्विड होता है जिसमें उसको रखते हैं। हम समझ गए, समझ गए। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा दीक्षा, थोड़ा सा एक फोन पे बात कर हाँ हाँ सर। लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है कि N ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब क्या हो गया, N2, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। किसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक? सर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसका होगा एक उसको बार काउंट कर आइसोलेट। दीजिए, तो इन दोनों के बीच में एक बार काउंट कर दीजिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर किसके बीच में? एक N2 के बीच में और एक C डबल बॉन्ड O के बीच में। आया नहीं? अच्छा ठीक है। नाइट्रोजन एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कुल मिला के हम लोग को कितना मिल गया, 14 इलेक्ट्रॉन इन N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं C डबल बॉन्ड O का, जब हम लोग C डबल बॉन्ड O का बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली में यहाँ पे ना डेटिव O भी है, ठीक है, डेटिव भी है, ये मोनोक्साइड है।
और कुछ नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो कार्बन के पास कितना 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास कितना 8 इलेक्ट्रॉन। जब इसको ऐड करेंगे ये 14 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कैसा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हम प्रेजेंट कर रहे हैं सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14। तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 14। ठीक है, तो सिलिकॉन एक एलिमेंट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल हो गया और N2 जो है वो भी एक मॉलिक्यूल हो गया। फिर उसके बाद सिलिकॉन एक एलिमेंट है, N2 एक एलिमेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है। और मगर सब का सब कैसा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब का सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यही हो गया कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे ये बोला गया बट N ट्रिपल बॉन्ड N इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू नॉन पोलर नेचर एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो हम लोग जानते हैं, इसके ऊपर भी पढ़े हैं और बार बार सुनते आए हैं कि N2 कौन से नेचर को कंटेन करता है, इनर्ट नेचर को। इस कारण से इसका रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, और उसमें क्या कॉज दिया गया, क्योंकि ये नॉन पोलर कैरेक्टर रखता है। अगर आप एक एटम को दूसरे उसी एटम के साथ बॉन्डेड करते हैं और एक एटम को किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड करते हैं, इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड पोलर कैरेक्टर का होगा, AA की AB? सर AB सर। पोलर कैरेक्टर का होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O अलग अलग एटम के कारण पोलर कैरेक्टर, C ट्रिपल बॉन्ड N अलग अलग एटम के कारण पोलर कैरेक्टर, मगर N ट्रिपल बॉन्ड N सेम एटम के कारण नॉन पोलर कैरेक्टर। नॉन पोलर होने के कारण रिएक्टिविटी कम है, ये भी एक कॉज दिया गया। और हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो समझ रहे हैं हम लोग, पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, यस। आइए जी पे आइए। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म सल्फाइड्स। नाइट्रोजन जो है वो सल्फाइड नहीं बनाएगा। जैसे कि नाइट्रोजन N2O बनाता है एक ऑक्साइड, और ऑक्सीजन की फैमिली का ही ना अगला मेंबर कौन है, सल्फर है, मगर नाइट्रोजन N2S नहीं बना सकता। ठीक है, नॉट फॉर्म्ड। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, कुछ भी नहीं पता। क्या सर कुछ मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो हमको लगा कि मेरा ही खराब हो गया। दीक्षा क्या बोल रहे थे अभी? नो सर कुछ नहीं सर। अच्छा ठीक है, देखिए N2S फॉर्म नहीं करेगा और N2O फॉर्म करेगा। इसके पीछे कारण क्या है ना, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन है यही इफेक्टिव होता है, इसमें नाइट्रोजन का कोई काम नहीं होता। एक्चुअल में नाइट्रोजन तो दोनों जगह सेम ही है, डिफर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और सल्फर। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ऑक्सीजन का, ऑफ ऑक्सीजन इज मोर हाईली, ठीक है, इज मोर देन सल्फर। बस इसके पीछे कारण यही है। अब इसका है ना, हम एग्जाम्पल अब इसी पे कैसे देंगे, समझाना इसी को है ना, तो हम दूसरा मॉलिक्यूल लेके आते हैं। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल आपको ये पता है कि जेनॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है। हाँ सर। मगर जेनॉन जो है, ठीक है, वो क्लोरीन के साथ कंपाउंड नहीं बनाता है। सर ZeO4 होता है ना? ZeO3O4 भी एग्जिस्ट करता है, Ze नहीं Xe है। हाँ? और Xe जो है वो F4 भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, XeO4 भी एग्जिस्ट करता है, XeO2 भी एग्जिस्ट करता है, XeF2O2 भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आप देखिएगा ये फॉर्म नहीं होता है और बाकी सब फॉर्म होता है। बताइए तो बाकी सब में कॉमन क्या है, कोई एलिमेंट मत बोलिएगा, बाकी सब में कॉमन बात क्या है, 5 लिखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम पीरियड का है।
जो ब्रांच्ड एटम है ना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जबरदस्त, एक है 4.0 और एक है 3.56, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऐसे एटम के साथ भी बॉन्ड बना लेता है जो इनर्ट नेचर का है। अभी अभी तो ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, हमको लगता है 4-5 पॉइंट में तो यही पढ़ लिए कि नाइट्रोजन इनर्ट होता है। तो नाइट्रोजन यहाँ N2 फॉर्म में है जिसका इनर्ट बिहेवियर है, वो किसके साथ बॉन्ड बना सकता है? ऑक्सीजन के साथ। क्यों? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। मगर क्या सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना स्ट्रॉन्ग है? नहीं। नो सर। इस कारण से नाइट्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन नहीं करता। समझ में आया? इसके पीछे कारण नाइट्रोजन का नहीं है, इसके पीछे कारण किसका है? ब्रांच्ड एटम का, ठीक है, ब्रांच्ड एटम का। चलिए अगले वाले पॉइंट में आइए। नाइट्रोजन अकर्स इन फ्री स्टेट बट अदर्स आर नॉट। तो फिर से इसके पीछे वही कारण कि नाइट्रोजन जो होता है ये इनर्ट होता है, इज हाईली स्टेबल। और अगर हाईली स्टेबल है तो किसी और के साथ बॉन्ड बनाने का क्या जरूरत? कोई भी एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करता है? कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करता है? कोई बता सकता है? स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए स्टेबल होने के लिए सर। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाँ ठीक है, ऑक्टेट मतलब वही हो गया शायद कि स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अगर ये नाइट्रोजन पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल है, नॉट ओनली स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल है, अब इसको रिएक्शन करने का क्या जरूरत? नहीं करेगा। इस कारण से ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर जाता है। मगर देखिए फास्फोरस लोग के साथ थोड़ा सा झमेला है, देखिएगा अभी हम फास्फोरस बस ऐसे बना दो, देखिए क्या आपको हर एक फास्फोरस का 3 बॉन्ड दिखा सबसे पहले? यस सर। अब अगर किसी को लग रहा है कि सर क्या वो ऐसे काट के जाएगा, लग रहा है ना बीच में प्लस है, तो एक बॉन्ड को दूसरा छेद के जाएगा? नहीं, ऊपर नीचे भी तो जा सकता है। अभी आपको ऊपर नीचे दिख रहा है और इधर से दिखाएंगे तो लगेगा ना क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक दूसरे को कट करके जा रहा है, ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर है भाई। हाँ, तो जैसा यहाँ पे ये बन रहा है उसके अकॉर्डिंग वैसे ये होता है इस तरीके का। ओके, एक मिनट, ये आपको पता चला क्या हुआ? नीचे में एक ट्रायंगल बना है और ये ऊपर से खड़ा है, ठीक है, मतलब पिरामिडल शेप। पिरामिडल सर एक बार फिर से बताइए ना सर, उनको ना थोड़ा इमेजिन करने में दिक्कत हो रहा है। हम अभी कुछ बताए नहीं। सर ये फास्फोरस वाला आप जो बोले कि ये इधर से ऐसे हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, ये एक बार फिर से बताइए ना सर। ये हम ये बोल रहे थे ना कि ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है ना। हाँ सर। ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, ये क्या करता है? ऊपर नीचे रहता है, ऊपर नीचे बॉन्ड रहता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर है। एक्चुअल में ये पूरा ऐसे बनता है, देखिए समझ गए? ऊपर एक पॉइंट है, इसको जब यहाँ मिलाइएगा, इसको यहाँ मिलाइएगा, इसको यहाँ मिलाइएगा, तो एक पिरामिडल शेप आ रहा है। यस सर। यस सर। बस ऐसा ही पिरामिडल शेप कुछ इसका होता है, ठीक है। मगर हम लोग इसको जनरल तरीके से जब ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उस समय क्या करते हैं ना कि इस तरीके से बना देते हैं, क्योंकि 3-3 बॉन्ड दिखाना होता है। तो ये 2 डायमेंशनल व्यू हो गया और ये 3 डायमेंशनल व्यू होता है। समझ गया ना होता कैसा है? इसलिए क्रॉस रॉस के चक्कर में नहीं रहेगा कि सर बॉन्ड को काट के जाएगा, काट के नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसा। अब देखिए यहाँ पे फास्फोरस एटम एक दूसरे के साथ सिंगली बॉन्डेड है कि डबली बॉन्डेड है या ट्रिपली बॉन्डेड? सर ये सिंगली बॉन्डेड है सर। सिंगली बॉन्डेड सर। सिंगली बॉन्डेड है। सर कम, जैसे ना यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा ये, अगर सिंगली बॉन्डेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका स्टेबिलिटी कम होगा। आप शायद इस चीज को समझ लें, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्डेड है, कोई खींचेगा तो टूट जाएगा आराम से। अब ये बताइए कोई खींचेगा तो टूटेगा? नहीं टूटेगा। नहीं सर। तो आपको क्या समझ में आया? मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है कि सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड। हम आपसे ये पूछ रहे थे कि इस वाले P4 में, इस वाले P4 में फास्फोरस एंड फास्फोरस सिंगली बॉन्डेड है कि मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड? सो सिंगली बॉन्डेड। सिंगल है। सिंगल। एक फास्फोरस एटम दूसरे के साथ सिंगली बॉन्डेड।
मगर इस वाले नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम दूसरे के साथ कैसा ट्रिपली बॉन्डेड, ये ट्रिपली बॉन्डेड है। तो ये काफी स्ट्रांग होता है, काफी ज्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये अनस्टेबल होता है। अगर एक फास्फोरस निकालना है तो ठीक है, आपको 3 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, मगर हर एक जगह पे तो एक ही बॉन्ड तोड़ना होगा ना। और यहाँ सेम एटम में आपको 3 बॉन्ड तोड़ना होगा, दोनों का नेचर अलग हो जाता है, ठीक है। इस कारण से ये रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव। इसका एलोट्रोप पढ़ेंगे, जब फास्फोरस पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। इसका एलोट्रोप्स पढ़ेंगे, 3 होता है। उसमें जो व्हाइट फास्फोरस होता है ना, अगर आप उसको अपने बेड के नीचे फेंक दिए, बेड के नीचे क्यों फेंके, कारण है कि वहां हमेशा अंधेरा रहता है ना। अगर आप बेड के नीचे फेंक दिए और वहां अंधेरा है, आप झुक के देखिएगा ना, वो आपको चमकता हुआ दिखेगा, समझे। और उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोरेंस। इट इज नॉट फ्लोरेसेंट, उसको बोलते हैं फॉस्फोरेंस। फॉस्फोरेंस कहने का मतलब है कि एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन कर रहा है और धीरे धीरे ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है। मान लीजिए कोल अगर ऑक्साइड बनाता है, इसका मतलब वो बर्न होता है। तो यहाँ पे भी कंबशन प्रोसेस चलता है, मगर बहुत स्लो प्रोसेस। कंबशन ही चलता है मगर बहुत स्लो, इस कारण से आपको फ्लेम नहीं दिखता, मगर उसमें से ना लाइट आपको दिखता। अब लाइट ऐसा नहीं कि टॉर्च की तरह दिखने लगता, वो हल्का हल्का आपको चमकता हुआ दिखेगा। मतलब कि अंधेरे में भी फेंक दे तो वो दिखेगा, जैसे रेडियम होता है ना, रात में दिखता है, यस सर। वैसे एक रेडियम डुप्लीकेट टाइप का आता है, उस पर लाइट मारिएगा तो वो चमकेगा, वो नहीं, एक हल्का ग्रीन कलर का रहता है। हाँ सर, वो बिना लाइट के चमकता है। हाँ, उसको अंधेरे में रखते हैं तो वो दिखता है हम लोग को, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे। तो रेडियम का जो काम है वो फ्लोरेसेंट नेचर, और फास्फोरस का जो काम है वो फॉस्फोरेसेंट नेचर, ठीक है। और ये केवल किस में होता है, व्हाइट फास्फोरस में, हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। रेड फास्फोरस देखे कहीं? अब माचिस के तीली के आगे पार्ट में लगा रहता है, कभी वो देखे माचिस का तीली? हाँ सर। यस माचिस के तीली के जो स्टार्टिंग का पार्ट रहता है, जिसको ऐसे लेके मारते जल गया, ठीक है, हाँ सर वो रेड फास्फोरस होता है। और ब्लैक फास्फोरस जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है। फास्फोरस का 3 एलोट्रोप, व्हाइट बहुत रिएक्टिव, रेड मॉडरेट, उसको घिसना पड़ता है, और ब्लैक जो है वो रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, वो सबसे स्टेबल स्टेट होता है। तो एलोट्रॉप्स में पढ़ेंगे, अभी फास्फोरस का बात आया तो हम आपको बता दें, इसलिए आपको वहीं से पता चल जाएगा कि फास्फोरस अगर आप केवल खुले एनवायरनमेंट में भी रख देते हैं तो ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और ये रिएक्शन करेगा क्यों, कारण है कि फास्फोरस के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो कम होता है, ठीक है। ये आर्सेनिक से भी कम होता है, फास्फोरस का बॉन्ड एनर्जी आर्सेनिक से भी कम होता है। आइए, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बनाने का इतना सारा 5 मेथड आपके सामने है। NH4NO2, देखिए उसको केवल क्या किया गया, हीट किया गया। जैसे हीट किया गया तो वो नाइट्रोजन और H2O में कन्वर्ट हो गया, वो नाइट्रोजन और H2O में कन्वर्ट हो गया। सबसे सिंपल प्रोसेस, उठाना ही पड़ेगा 1 मिनट। तो यहाँ पे था कि नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के लिए मेथड 1 हो गया कि NH4NO2 को अगर हम लोग हीट कर देते हैं तो वो नाइट्रोजन हमको प्रोड्यूस करके दे देगा, सिंपल सा एक मेथड, ठीक है। अच्छा, NH4 Cr2O7, ये क्या है, ये क्रोमेट है कि डाइक्रोमेट है? सर क्रोमेट है सर, डाइक्रोमेट नहीं। ठीक है, सर डाइक्रोमेट है सर, डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। तो इसको भी है ना हीट कर दिया गया, ये नाइट्रोजन बाहर निकाल दिया। अभी तक ये 2 रिएक्शन है ना, केवल हम आपको पढ़ के सुना दिए। अब आपको हम ये समझा देते हैं, अमोनियम का अगर नाइट्राइट है, ठीक है, और अमोनियम का अगर डाइक्रोमेट है, दोनों क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, दोनों ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, ठीक है। जब इसको हीट किया जाता है तब जाके किसका प्रोडक्शन हो जाता है, नाइट्रोजन का प्रोडक्शन हो जाता है। तो नाइट्रोजन के कौन से कंपाउंड से नाइट्रोजन का डायरेक्ट प्रोडक्शन हो जाता है? नाइट्रोजन के डाइक्रोमेट से। नाइट्रोजन का वैसा कंपाउंड जो कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, ठीक है,
और जिसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो हमेशा नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि अमोनियम नाइट्राइट है और अमोनियम कौन है, डाइक्रोमेट, जिसको हीट करने पे नाइट्रोजन का प्रोडक्शन होता है। बाकी सब कोई मायने नहीं रखता ना, बाकी सब बाई प्रोडक्ट है वो साइड। अच्छा, Ba इज द बेरियम N3। आप अभी मेरे मुंह से एक वर्ड सुन रहे थे नाइट्राइट, और अब सुनिए नाइट्राइड, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर नाइट्राइड N3 माइनस होता है और नाइट्राइट होता है NO2 माइनस होता है। तो ये जो बेरियम के साथ है ना वो नाइट्राइड है, बेरियम के साथ कौन है, नाइट्राइड है, N3, ठीक है, ये नाइट्राइड है। तो यहाँ पे बेरियम, वैसे नाइट्राइड N डबल बॉन्ड N सिंगल एंड क्या ऐसे एग्जिस्ट कर पाएगा? देखिए N3 माइनस, कहीं पे हमको एक माइनस देना पड़ेगा। सर ये हाँ तो सर, ये सिंगल बॉन्ड है माइनस सर, ये तो क्या बोले? हाँ सर वही बोल रहे थे। ठीक है, बोलिए हर एक नाइट्रोजन का आपको 3 बॉन्ड दिखा? इसका नहीं दिख रहा यस है। सर। यस सर। हाँ सर। अरे ये नेगेटिव है तो है ना, ये हो गया N3 माइनस, ठीक है, ये हो गया N3 माइनस, साइक्लिक नेचर का रहता है। वैसे हम दिखाना चाह रहे थे तो लिख दिए अब सीधा सीधा, तो इसलिए ऐसे मोड़ के दिखा दिया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बीच में कार्बन बैठा है, ठीक है। तो ये तो छोड़ ही दीजिए। अब ये आ गया N3 माइनस। बेरियम जो होता है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? सर सेकेंड ग्रुप। वो बिल्कुल मैग्नीशियम की तरफ होता है, डाइवैलेंट। डाइवैलेंट होने के कारण 2 N3 माइनस को रखता है। अब देखिए ये बेरियम नाइट्राइड है, सिंपल हीट कर देने पे आपको क्या प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन, वो भी कौन से फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। अच्छा ऐसा क्यों, ऊपर में इम्प्योर आ रहा था, नीचे में प्योर आ रहा है, ऊपर तो नहीं बोला ना प्योर, नीचे बोला प्योर, क्यों? कारण क्या है ना कि बेरियम एक मेटल है तो ये साइड हो जाएगा अपने आप, और नाइट्रोजन तो गैस। फिर नीचे वाला सेकंड वाला देखिएगा, जो सोडियम नाइट्राइड, सोडियम भी क्या है, एक मेटल है, ठीक है, मेटल, और नाइट्रोजन क्या है, गैस है, तो वो बाहर निकल जाएगा। इस कारण से ये प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है। ऊपर वाले के साथ क्या दिक्कत था, क्योंकि रिएक्शन मेरा हीट करने पे बना है तो H2O कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा। H2O कौन से फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में। तो गैस में नाइट्रोजन और H2O दोनों का मिक्सचर चल रहा है, इस कारण से यहाँ पे नहीं बोला गया प्योरेस्ट फॉर्म। यहाँ पे सेकंड वाले में, मतलब ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड वाले में आपको बोला गया कि नाइट्रोजन जो ऑब्टेन्ड होगा प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। क्या आपसे डिफरेंस पूछेगा तो ये बता दीजिएगा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन by the process of NH4NO2 upon heating gives N2H2O, and on barium nitride upon heating provide barium and nitrogen. The obtained nitrogen in reaction of barium is purest. Explain why. क्या आंसर दीजिएगा? सर बेरियम एक मेटल है तो सर वो सेपरेट हो जाएगा इजीली, और N2 सर गैस बन के बाहर आ जाएगा। लेकिन जो सर NH4NO2 है तो सर उसमें H2O सर मिक्स रहता है गैसेस फॉर्म में N2 के साथ में, तो सर वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आ पाता है सर। एकदम ठीक, बस यही चीज आपको समझ गए हैं कि कौन से लैंग्वेज में वहां पे लिखना है, ठीक है। बस यही सब चीजें नहीं याद रखना है, थोड़ी ना बोलेगा राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो कोई रिएक्शन दिया रहेगा उसके बारे में पूछेगा। अच्छा, और दूसरा एक कन्वर्जन भी पूछता है, तो कन्वर्जन का ये प्लेस नहीं होता, बेसिकली प्रिपरेशन वो केमिकल प्रॉपर्टीज से आता है। हाँ, अच्छा फोर्थ नंबर कौन है, NH3 NaOCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये बनाया क्या, नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड किया हम लोग को, उसके साथ में यहाँ पे NaCl दे रहा है और उसके साथ H2O निकला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि NaOCl कहाँ से आएगा, NaOCl कुछ है चांस, और NaOCl का थोड़ा हम बात करेंगे
ये स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के पीछे कारण देख लीजिए कि कौन कौन आमने सामने है, ये अनस्टेबल बना के रखता है। दोनों लगभग टक्कर का, ठीक है, दोनों लगभग टक्कर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, इस कारण से स्टेबल नहीं। और ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे को बाहर निकालना चाहता है, उसका झगड़ा नहीं है। झगड़ा किस चीज का है पता है? ऑक्सीजन भी चाहता है सोडियम का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन भी चाहता है सोडियम का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सोडियम क्या चाहता है? सोडियम इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है सर। सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है। हाँ सर। सोडियम अगर ऑक्साइड बना देगा देन इट इज मेटल ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर। मगर जब सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है वो सॉल्ट होता है, सॉल्ट सबसे ज्यादा स्टेबल ना, तो सोडियम स्टेबिलिटी किसके साथ फील करता है? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ। मगर बीच में आके कौन बैठा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और आप तो समझ रहे हैं कि उसमें उतना दम है कि वो बैठ सकता है, उसको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इस जगह पे आपको अभी देखिए क्या क्या पता चलेगा। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, नो डाउट, एवरग्रीन, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन -2 -2 सर। अब आपको क्या लगता है क्लोरीन क्या करेगा? -1 और ध्यान से देख लीजिए, ऐसे बोलने से +1 शो करना चाहिए सर फिर तो। सब +1। +1 क्लोरीन क्या शो करेगा? +1। क्या इसको ये जचता है? नो सर, -1 जचता है सर। ये तो तो -1 आपको है। बोले ना NaOCl कैसा होता है? ये हाईली अनस्टेबल होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, ये अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबिलिटी के पीछे रीजन सबसे पहले तो जनरल बताएं, और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट देख के आपको पता चल गया होगा कि क्यों ये अनस्टेबल होता है। क्या आपको समझ में आई ये अनस्टेबल क्यों होता है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन है ना तुरंत करता है, और तुरंत रिएक्शन करेगा और क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अगर बाहर निकल गया तो उसको तो चाहिए, नाइट्रोजन के साथ नहीं रह सकता। सबसे ज्यादा अच्छा फील करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, जिसको हम लोग पी जाते हैं, नहीं? हाँ हाँ सर। सर, पी जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो रिएक्टिव रहेगा तो वैसे भी हम खाएंगे पिएंगे नहीं, मगर ये रिएक्टिव कम हो गया, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। देखिए H2O को पी जाते हैं और NaCl को खा जाते हैं, और N2 क्या करते हैं? इसमें अपना चिप्स डुबा के रखते हैं। देखिए सब कितना स्टेबल हो गया, ठीक है, सब कितना स्टेबल। तो एक अनस्टेबल पार्ट क्या करता है ना, पूरे के पूरे रिएक्शन को प्रोसीड करा देगा। अच्छा, यहाँ एरो के ऊपर कुछ आपको दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर। इसका मीनिंग समझ रहे हैं? इसको कोई इनिशिएशन हाँ नहीं, सर, अपने आप हो जाएगा सर। अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये सेल्फ एग्जिस्टिंग रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, ड्यू टू मोर रिएक्टिविटी ऑफ NaOCl। अच्छा, नीचे आइए 5 नंबर पे आइए। NO कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये CuO बना दिया और नाइट्रोजन गैस बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसमें भी देखिए एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ सर। तो हमको बताइए इसमें एक्सटर्नल एजेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इस 5 वाले रिएक्शन में रिएक्शन पहचानना सीखे ना, याद करना कौन मुश्किल है, छोटा छोटा रिएक्शन है, नहीं पता चल रहा है, आप ध्यान नहीं दिए। कभी भी है ना पढ़ते समय जब आंसर देने का बात हो ना, अर्जुन मत बना कीजिए, इधर उधर भी थोड़ा देख लिया कीजिए, ठीक है। रेड ओवरहीटेड, कौन रेड और ओवरहीटेड है? कॉपर। तो क्या यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट वे में हीट दिखा? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो कॉपर जो है पहले से ओवरहीटेड है, कॉपर को ओवरहीट कर दिया, इसका मतलब ये रिएक्शन करने के लिए तैयार। जैसे NO उसके ऊपर से गुजरा, क्या हुआ? हीट के कारण बॉन्ड ब्रेक कर गया, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अनस्टेबल है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अनस्टेबल है। फिर से बोल रहे हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अनस्टेबल। कारण क्या है कि NO कभी NO के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये जब एग्जिस्ट करता है N2O2 के फॉर्म में करता है, ऑक्साइड्स में पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पहले से अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, थोड़ा सा इसको हीटेड कॉपर अगर मिल जाएगा ये तुरंत रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा जो ब्लैक PPT बनाएगा,
और नाइट्रोजन गैस वहां से रिलीज हो जाएगा। सोच के बताइए क्या नाइट्रोजन मेरा प्योर फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? सर होगा। सर है, होगा ना सर, है तो। कारण क्या है कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो कौन से फॉर्म में, पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, यस सर। और नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज कर जाएगा ऊपर बाहर की तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। चलिए ठीक, आज है ना यहीं तक रखेंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या है, थोड़ा 1 मिनट देख लें। प्रॉपर्टीज आ रहा है तो रहने दीजिए, प्रॉपर्टीज पे एक अलग डिस्कशन बनेगा उस समय, ठीक है। तो हम लोग है ना प्रिपरेशन तक पढ़ लिए हैं नाइट्रोजन में इंटर करके। अगले क्लास में नाइट्रोजन खत्म हो गए, फास्फोरस भी हम लोग आधा तक पहुंच जाएंगे। और फास्फोरस खत्म होना इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 15 खत्म हो गया, ठीक है। उसमें बाकी सब के बारे में पढ़ना नहीं होता है क्योंकि उन सब का कोई स्पेशल नेचर नहीं होता है, ठीक है। तो जो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो बताते चलेंगे। अभी जैसे क्लास खत्म होगा, आपको अगर मान ले रहे हैं आपका ब्रेकफास्ट लेना है ले लीजिए, ठीक है। मगर आप है ना कोशिश कीजिएगा एनसीईआरटी बुक निकाल के आज ही रीड कर ले, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम आपको बता रहे हैं 20 से 25 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। और जितना है ना स्टार्टिंग से ग्रुप 15 स्टार्टिंग से लेके नाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक केवल एक बार रीड कर लीजिएगा, और ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। अगले क्लास से है ना क्वेश्चन हम टिक करवा देंगे आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाना है, और कुछ क्वेश्चन हम प्रोवाइड भी कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। हाँ, थैंक यू। सर बोलिए। सर